चलो जल्दी लाओ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन प्रकंपी या लुंठित व्यंजन कहलाता है? प्रकंपी मतलब जिसके उच्चारण में कंपन पैदा हो, लुंठित, ठीक है। इन व्यंजनों में ये सारे के सारे वैसे क्या हैं? य, र, ल, वो, ये सब अंत्यस्त व्यंजन है। पौ भी मान लो, चलो यह अंत्यस्त नहीं है। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय स्वरतंत्र के किसी भाग में, मुख भाग में क्या हो? स्वरतंत्र नहीं, मुख भाग में स्पर्शी स्तन पर प्रकंप यानी कि कंपन उत्पन्न हो, उसे लुंठित व्यंजन बोलते हैं या प्रकंपी व्यंजन बोलते हैं। अगर आप य बोलोगे, य साधारण रूप से निकल जाएगा। र बोलोगे तो र का जो जीभ की जो नोक है, जहां पर स्पर्श कर रही है, वहां पर क्या वाइब्रेट करेगी, प्रकंप करेगी। समझ गया ना? इसीलिए र को किस में रखा जाता है? प्रकंपी व्यंजन यानी कि लुंठित व्यंजन में। र होगा इसका सही आंसर। अगला, भारत मित्र नामक क्रांतिकारी पत्रिका का संपादन किसने किया था? भारत मित्र स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रकाशित होने वाली एक महत्वपूर्ण पत्रिका थी। शायद कल परसों में ही आपने लिखा होगा किसमें? बाल मुकुंद गुप्त में। इसी के लिए बाल मुकुंद गुप्त को जाना भी जाता है। हिंदी साहित्य में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान इस पत्रिका की वजह से भी बना। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? जानकी मंगल तुलसीदास की है, रसविलास तुलसीदास की नहीं है। रसविलास वैसे दो हैं प्राचीन, उसमें भी रसविलास दो हैं, समझ गया ना? एक तो चिंतामणि ने लिखा है रसविलास और एक लिखा है कवि देव ने, समझ गया ना? ये तुलसीदास की नहीं है, इसीलिए इसका सही आंसर ये होगा। रामाज्ञा प्रश्न ये भी तुलसीदास का और पार्वती मंगल भी तुलसीदास का है, तो इसका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अज्ञेय का संस्मरण साहित्य है? संस्मरण मतलब अपनी पुरानी यादों पर जो साहित्य लिखा जाता है उसे संस्मरण बोलते हैं, ठीक है। तो इनका जो संस्मरण साहित्य है वो क्या लिखा है आपने? अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, दो लिखे हैं आपने संस्मरण साहित्य। किसके? अज्ञेय के, ठीक है। दो ही हैं टोटल इनके संस्मरण, बाकी सब क्या गद्य की अन्य विधाएं हैं। अगला, कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की पहली रचना है? इनमें से सुमित्रानंदन पंत की जो पहली रचना है वो है क्या? गिरजे का घंटा। ये उन्होंने 1920 में लिखी थी, ठीक है। उसके बाद ये 16 की है, ये 1920 की है, ये 27 की है, ये 28 की। ये सबसे पहली रचना है गिरजे का घंटा सुमित्रानंदन पंत की, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यालयी प्रारूप नहीं है? कार्यालयी मतलब जो पूरी औपचारिकताओं के साथ लिखा जाता है। कार्यालय, एक कार्यालय मतलब किसी सरकारी विभाग में लिखे जाने वाले पत्र। सरकारी पत्र ये तो होगा ही कार्यालय। कार्यालय आदेश ये भी कार्यालय पत्र है। अनुस्मारक भी कार्यालय पत्र है। आवेदन पत्र कार्यालय पत्र नहीं है। आवेदन पत्र क्या गैर कार्यालय भी हो सकता है, साधारण उसमें भी लिखा जा सकता है, जबकि ये तीनों केवल कहां? सरकारी विभागों द्वारा ही लिखे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाक्यों के एक गुण विशेषता आसक्ति का अर्थ क्या होता है? आसक्ति, आसक्ति का मतलब होता है समीपता। मैंने जब आपको वाक्य पढ़ाए थे तो वाक्य के 6 गुण बताए थे। कितने बताए थे? 6 गुण। एक तो क्या होना चाहिए? वाक्य सार्थक होना चाहिए, मतलब वाक्य का कोई निश्चित अर्थ होना चाहिए। दूसरा क्या बताया था? क्रमबद्धता, यानी कि वाक्य में जो शब्दों का प्रयोग होता है उनका क्रम ठीक होना चाहिए। तीसरा क्या बताया था? योग्यता, हर शब्द का अपना क्या एक निश्चित योग्यता होनी चाहिए, यानी कि शब्द जिस वाक्य में प्रयोग किया जा रहा है उस शब्द की अपनी योग्यता, यानी कि उस शब्द का भी अपना क्या होना चाहिए? कोई भाव होना चाहिए, वो किसी बात को कहना चाह रहा है, समझ गया ना? चौथा क्या लिखा आपने? आपके आकांक्षा, क्या लिखा? आकांक्षा, समझ गया ना? हर शब्द से यह आकांक्षा की जाती है कि वाक्य में सही शब्द का क्या हो? चयन हो, ठीक है। और एक क्या लिखा आपने? आसक्ति। शब्द में आसक्ति का मतलब क्या होता है? जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं तो वाक्य में शब्दों के बीच में बहुत गैप नहीं होना चाहिए,
समझ गया ना, विराम आदि का प्रयोग सही होना चाहिए ताकि निश्चित समयांतराल बाद शब्दों का सही प्रयोग। अब मैंने एक शब्द बोल दिया, फिर कुछ देर कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, समझ गया ना, मैंने कहा आज मैं, बस यही खत्म कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद बोल रहा हूं बाजार गया था, अब दूसरा वाक्य का हिस्सा सुनने तक पहला भूल गया आदमी। तो होना क्या चाहिए वाक्य में? हाँ, आसक्ति, मतलब लयबद्धता होनी चाहिए, उसमें गैप बहुत बड़े नहीं होनी चाहिए। एक और लिखा था अन्वय। क्या लिखा था? अन्वय। अन्वय का मतलब क्या होता है? वाक्य में जो आपके व्याकरणिक त्रुटियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। समझ गया ना? अगर ये 6 चीजें सही हैं तो वाक्य सही है। अगर आपको किसी वाक्य को, वाक्य शुद्धिकरण में आपको प्रॉब्लम है, समझ गया ना, तो वाक्य को देखने के लिए आपको इन 6 दृष्टिकोणों से अगर आप वाक्य को देखना सीख गए तो वाक्य शुद्धिकरण आपका हमेशा सही रहेगा। समझ गया ना? कि कई बार ऐसा लगता है ना वाक्य में कोई गलती नहीं है, समझ गया ना, तब आप पता चलता है कि वहां किसकी योग्यता की गलती है, कि वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग करना चाहिए था, समझ गया ना, वहां पर क्या कर दिया, आपका उस शब्द का प्रयोग कर दिया जो शब्द वहां फिट बैठता नहीं। जैसे आपने कहा कि क्या, आपने कहा शिवलिंग पर पानी चढ़ा दो। अब चढ़ा तो पानी रहे हो, लेकिन यहां पानी शब्द योग्य नहीं है, क्या होना चाहिए? शिवलिंग पर जल चढ़ा दो। है तो पर्यायवाची उसी का, लेकिन पानी और जल में अंतर हो गया है ना यहां पर, इसे योग्यता बोलते हैं। तो यहां पर भी गलतियां हो जाती हैं कई बार, समझ गया ना। तो शब्द, अगर आपने किसी वाक्य के सही चीज को सीखना है तो मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था वाक्य में, बल्कि मैंने ये समझाया भी है और आपको लिखाया भी है, समझ गया ना। ये 6 चीजें आपकी क्या होनी चाहिए, 6 एंगल आपके अगर ठीक हैं तो फिर वाक्य में आप किसी भी गलती को पकड़ सकते हो। ठीक है, अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री प्रत्यय है? तो इसमें आसक्ति का मतलब क्या है? समीपता। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री प्रत्यय है? स्त्री प्रत्यय, भवदीय क्या होता है? पुरुषवाचक। नशीला क्या होता है? पुरुषवाचक। याचिका क्या होता है? स्त्री। उसने याचिका दायर की या किया, की, तो यही क्या है? स्त्री प्रत्यय। याची के आगे का लगाने से वो क्या बन जाता है? याची तो कोई भी हो सकता है, यह याची है मतलब वो पुरुष भी हो सकता है, और जैसे ही उसमें का प्रत्यय लगाओगे वो क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग। जब कोई सामान्य शब्द आपका किसी प्रत्यय लगाने से वो स्त्रीलिंग में बदल जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्त्री प्रत्यय। तो याची के अगर आगे का लगा दोगे तो वो स्त्री प्रत्यय बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। अब यहां रेखांकित पद में पद की सही वर्तनी यहां पर क्या है? देखो गलती कहां पर हुई है। प्र, पौ के आगे रो तो है ही, रो के आगे फिर रो है, समझ गया ना। होना क्या चाहिए था? प्रा दुर, यानी कि रो यहां पर भाव, प्रादुर्भाव ऐसा होना चाहिए ना, यानी कि प्रा दुर, रो को कहां ले जाओगे? आधा रो है ना, हलंत लगा है, ये कौन सा वाला? ए वाला। ठीक है, वर्तनी शुद्ध में विशेष ध्यान दीजिएगा आप, दोनों जगह आ जाती है ये, वाक्य शुद्ध में भी वर्तनी। पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। संधि विच्छेद में कभी भी आप यहां मत देखिएगा, कभी भी पहले आप यहां मत देखिएगा संधि विच्छेद करने के लिए। जब भी आपसे संधि विच्छेद पूछता है तो आपको पता है, समझ गया ना। जैसे आपसे सूर्योदय पूछा, एक बार के लिए क्या पूछा? सूर्योदय, समझ गया ना। तो आपको ये तो पता होगा कि ये शब्द, मूल शब्द क्या है इसमें? सूर्य है ना, क्या है? सूर्य। तो एक मूल शब्द तो यही आ गया, दूसरा क्या है? उदय। ठीक है, अब चेक करो, जैसे ये पित्र आज्ञा लिखा है, पितृ शब्द कैसे लिखते हो आप? आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, मूल शब्द पता होना चाहिए, धातु पता होनी चाहिए शब्द की। धातु पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है संधि विच्छेद पहचानने में, नियम आपको आते हैं, समझ गया ना। अब क्या लिखा आपने? पितृ, पिता की आज्ञा, पितृधन आज्ञा। अब क्या संधि बन रही है वो भी देख लो, री है ना, पहले पद का अंत किसमें हो? री में, ये री है ना, और दूसरे का किसी स्वर में हो, समझ गया ना। तो ये क्या बन जाता है? रो। तो ये क्या बन जाएगा? आ की मात्रा है तो रा बन गया, पी तो वही रहा, टॉ के नीचे हलंत आ गया, ये इन दोनों का रा बन गया, ये क्या बन गया? ज्ञा।
अब क्योंकि त और र मिलकर के एक संयुक्त स्वर बना लेते हैं त्रा, क्या बना लेते हैं त्र, आ की मात्रा है तो त और र मिलकर के क्या बन गए त्र, ये आ की मात्रा पित्राज्ञा यानी कि यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? सही है, बन तो ये भी जाएगा, समझ गया ना, लेकिन ये क्या बनेगा? पितृज्ञा। क्या बनेगा? पितृज्ञा। समझ गया ना, पित्राज्ञा नहीं बनेगा। कई बार ऐसा होता है कि संधि विच्छेद में, विच्छेद के, जैसे आपने क्या कहा, विद्या लय शब्द में शब्द की कौन सी संधि सही होगी? आपने एक लिखा विद्याधन आलय और एक लिखा विद्याधन अलय। एक क्या लिखा? विद्याधन आलय, एक लिखा विद्याधन अलय। अब मुझे यह बताओ, इन दोनों संधियों को अगर संधि करें तो क्या दोनों से ही विद्यालय नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि दीर्घ संधि है। समझ गया ना, यहां पहले वाले में आ धन आ बराबर क्या होगा? आ। दूसरे वाले में आ धन अगले वाले का ओ क्या बनेगा? आ ही बनना है, तो ये भी तो विद्यालय ही बनेगा, नहीं बनेगा? बताओ, ये भी बनेगा ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप विकल्प को देख करके मत करिए, पहले उस शब्द को खुद से तोड़िए और उस शब्द में से मूल शब्द निकालिए। आपको पता है विद्यालय किससे बना है? विद्या शब्द से। समझ गया ना। और विद्या और आलय शब्द क्या क्या है? आलय का मतलब घर, अलय का मतलब घर नहीं होता है। क्या होता है? आलय। मूल शब्द आपने निकाल लिए, फिर जोड़ लो। समझ गया ना, जो वाला मूल शब्द सही है तो वो वाली संधि ही सही होगी, संधि विच्छेद वही सही होगा। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें संधि विच्छेद करते वक्त, ठीक है, विच्छेद को ढूंढते वक्त। निम्नलिखित में से कौन से शब्द स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते? स्वतंत्र सत्ता मतलब अपने आप में अकेले नहीं होते। रूढ़ शब्द तो अपने आप में अकेले ही होते हैं ना। स्वतंत्र सत्ता होती है, अगर रूढ़ शब्द को क्या तोड़ोगे तो खत्म हो जाएगा। योग रूढ़ शब्द वैसे तो स्वतंत्र नहीं होते, लेकिन अर्थ में क्या होते हैं? रूढ़ होते हैं, इसीलिए इनकी स्वतंत्र सत्ता होती है, अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। यौगिक शब्द की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, क्योंकि यौगिक शब्द कम से कम दो शब्दों से मिलकर के बनेगा और अर्थ में भी क्या होंगे? दोनों अलग अलग होंगे। समझ गया ना, इसीलिए इसमें सही आंसर क्या होगा? यौगिक। इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, ये कम से कम दो शब्दों से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, बनते तो ये भी हैं, लेकिन अर्थ में क्या होते हैं? ये स्वतंत्र रूढ़ हो जाते हैं। इसलिए ऑक्सीजन शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायु का नाम है और वायु को हम माप तोल सकते हैं, उसका द्रव्यमान होता है ना, तो क्या होगी? द्रव्यवाचक। क्या होगी? द्रव्यवाचक। क्योंकि आपको पता है कोई भी ऐसी वस्तु जिसको हम माप तोल सकते हैं उसे ना हम जाति में रख सकते हैं ना ही व्यक्ति में। समझ गया ना, इसीलिए व्यक्तिवाचक भी नहीं, जातिवाचक भी नहीं, बल्कि क्या? द्रव्यवाचक। क्या होगी? द्रव्यवाचक। ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं है ऑक्सीजन, ये ध्यान रखना। वह बहुत शरारती लड़का है, वाक्य में रेखांकित पद होगा। रेखांकित क्या है? वह बहुत शरारती लड़का है। समझ गया ना, वह अब यहां पर क्या है तो सर्वनाम, ये तो श्योर है, लेकिन कैसा सर्वनाम है? निजवाचक है या फिर निश्चयवाचक? समझ गया ना, निश्चयवाचक या फिर पुरुषवाचक। अब वह बहुत शरारती लड़का है, दो लोग बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कि वह बहुत शरारती लड़का है। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, समझ गया ना, आज राम नहीं आया, पता नहीं कहां होगा वो। दूसरा वाला क्या कह रहा है? हाँ, वह बहुत शरारती है, कहीं भी हो सकता है। अब वह शब्द का प्रयोग दो लोगों ने, यानी कि किसने? प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष ने अन्य पुरुष के बारे में बात करने के लिए किया। समझ गया ना, तो वह शब्द यहां पर क्या होगा? पुरुषवाचक। अन्य पुरुष होगा उसमें भी, पुरुषवाचक में भी कौन सा होगा? अन्य पुरुष। समझ गया ना। आप कहोगे वह मेरी किताब है, अब तीसरे की बात नहीं कर रहे हो, नजदीक और पास के लिए कर रहे हो। वह मेरी किताब है, तो वो क्या हो? यहां पर वह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। दूर और पास की निश्चितता का बोध कराएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, यही फर्क है वो हमें, क्योंकि वह सर्वनाम दो जगह पर प्रयोग हो सकता है। किस पक्षी की आवाज को कूंजना कहा जाता है? कूंजना। आपके क्रिया में कई बार यह पूछा जाता है,
समझ गया ना, पक्षी और जानवरों की आवाजों को, क्योंकि ये क्या होते हैं, क्रिया शब्द होते हैं। समझ गया ना, ध्वनि मूलक क्रिया शब्द जिन्हें बोलते हैं। समझ गया ना, कूंचना कहा जाता है हंस के उसको। जिन्होंने तुक्का मारा है सही हो गया, वो खुशी मनाते रहो, पता किसी को नहीं था। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्या। क्या होगा? सूर्या, सूर्याणी नहीं, सूर्या इसका स्त्रीलिंग। आकाश शब्द का पर्यायवाची है व्योम, नभ, शून्य। व्योम, नभ, शून्य क्या है? व्योम, आसमान। लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ है, मतलब कुछ भी ना हो, लंगोट में ही खुशी मनाना, मतलब कम अभावों में या दरिद्रता में भी आनंद मनाना, दरिद्रता में भी आनंद मनाना। अभ्यागत का अर्थ होता है, किसको बोलते हैं अभ्यागत? अतिथि को, जिसके आने की कोई तिथि ना हो। मेहमान, पाहुना, अभ्यागत सब किसके हैं? मेहमान, अभ्यागत, पाहुना सब अतिथि के। उस किताब को उठाओ जो तुलसी ने लिखी है, वाक्य में उपवाक्य का प्रयोग प्रकार होगा। उस किताब को उठाओ जो तुलसी ने लिखी है। दो वाक्य है ना, जब किसी वाक्य में दो वाक्य होते हैं तो उन्हें वाक्य नहीं कहा जाता, उपवाक्य कहा जाता है। समझ गया ना? वह उस किताब को उठाओ, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने की विधा मैंने बता रखी। क्या लगाओगे? क्या? उस किताब को उठाओ, क्या लग रहा है? कौन सी? लग गया? कौन सी? जब कौन और कौन सा लगता है और उत्तर मिल जाएगा इसमें आपको। उस किताब को उठाओ, कौन सी? जो तुलसी ने लिखी है। जब मुख्य वाक्य के पीछे क्या लगाओगे? कौन, कौन सा लगाओगे, उत्तर मिल रहा है तो विशेषण। क्या लगाने पर उत्तर मिल रहा है तो संज्ञा। और कब, कहां, कैसे, कितना लगाने पर मिल रहा है तो क्रिया विशेषण। ठीक है, सीधा सा विधि है इसकी, कोई इसमें आपका संदेह नहीं होना चाहिए। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? कोई शब्द बनता है तो शब्द का मूल शब्द को क्या बोलते हैं? धातु। शब्द के आगे शब्द जोड़ दो, उपशब्द मतलब शब्दांश जोड़ दो, प्रत्यय। समझ गया ना? शब्द के आगे क्या, पीछे, सॉरी प्रत्यय पीछे जोड़ो प्रत्यय, आगे जोड़ो उपसर्ग। तो ये तो शब्द निर्माण में सभी भाग लेते हैं, धातु भी भाग लेती है, समझ गया ना, प्रत्यय भी भाग लेता है और उपसर्ग। पद, पद का योगदान नहीं है। पद तो बनने के बाद भी पद ही है, बनने से पहले भी पद ही था और बनने के बाद भी पद ही है। शब्द निर्माण में क्या क्या भाग लेते हैं? शब्द निर्माण में हम पढ़ते हैं संज्ञा, सॉरी संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग। और जो इन सब में जुड़ेगा, जो इनमें मूल शब्द होगा, उस मूल शब्द को क्या बोलेंगे? शब्द की धातु बोलेंगे। तो ये तो सब भाग लेते हैं और पद शब्द भाग नहीं लेता, क्योंकि पद शब्द अपने आप में कंप्लीट शब्द को कहा जाता है। जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उस वाक्य के लिए वो शब्द एक क्या होता है? पद होता है। समझ गया ना? आपने कहा मैं स्कूल गया, ये तो वाक्य हुआ। इस वाक्य का एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, मतलब वाक्य के लिए क्या हुए? पद हुए। वैसे क्या है? मैं एक शब्द है, ये भी एक शब्द है और ये भी एक शब्द है। ठीक है, लेकिन वाक्य में प्रयोग करते ही इन्हें क्या बोलेंगे हम? वाक्य का एक पद बोलेंगे। ठीक है, बस हो गया। चलो।